नमस्कार। आरसीआई के नवशिखर चैनल पर मैं पूजा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इस टॉपिक पे हमें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिस रश्मि नायर फ्रॉम NIMH। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो दोस्तों, हम Navshikhar channel. The topic of today's discussion is speech perception and evaluation, and for this topic we have Ms. Reshmi Nair with us. Welcome, ma'am. I would like to say to my viewers that if you have any queries regarding this topic, you can call us on our toll-free number, that is 1-800-11-2008. Our landline number is 265-11611. हमारा फैक्स नंबर है 265-11609. आप हमें ईमेल कर सकते हैं at rehabstd@ndc.vsnl.net.in, and for more information you can log on to our website, that is www.rehabcouncil.nic.in. So friends, हम आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। मैम, जब बात आती है स्पीच परसेप्शन की, प्रोडक्शन की एंड इवैल्यूएशन की, सो हम इससे क्या समझते हैं? जैसे कि आज हमारा टॉपिक है स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच परसेप्शन एंड स्पीच इवैल्यूएशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पीच प्रोडक्शन क्या होता है, स्पीच प्रोडक्शन कैसे करते हैं, स्पीच प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें एक इंसान यूज़ करता है, और स्पीच प्रोडक्शन मतलब एक स्पीच को या जो हम बात करते हैं, जो जैसे एक रनिंग स्पीच बोलते हैं, जब हम लगातार बात करते हैं तो उस समय हमारे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमें हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब ये जो स्पीच है जब बाहर निकलता है तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं। और स्पीच परसेप्शन मतलब सुनने जो आदमी सुनता है वो किस तरीके से परसीव करता है, और स्पीच परसेप्शन के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है और क्या क्या करना चाहिए। एंड उसके बाद है स्पीच वैल्यूएशन मतलब अगर किसी को स्पीच इम्पेयरमेंट हो जाता है, मतलब बात करने में दिक्कत हो जाती है, तो हमें किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के इवैल्यूएट करना चाहिए या एसेस करना चाहिए या पता लगाना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो हमारा आज का टॉपिक उसी पे ही फोकस किया जाएगा। मैम, जब स्पीच प्रोडक्शन की बात आती है तो स्पीच किस तरह से प्रोड्यूस होती है इन ह्यूमन बींग्स? तो आज हम मेरे आज का जो भी टॉपिक है, आज इन डिटेल हम जाएंगे कि स्पीच प्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें क्राइटेरियाज या प्री रिक्विजिट्स मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए जिसके कारण स्पीच प्रोडक्शन हो सकता है। तो आज हम उस टॉपिक की तरफ इन डिटेल जाते हैं। स्पीच प्रोडक्शन, the process by which the spoken words are selected to be produced, have their phonetics formulated, and then finally are articulated by the motor system in the vocal apparatus. Speech production can be spontaneous, such as when a person creates the words of conversation. जब हम स्पीच प्रोडक्शन के बारे में जा रहे हैं तो स्पीच प्रोडक्शन में ये बताया गया है कि यहाँ पे हम जो वर्ड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिचुएशन होता है, सिचुएशन के अनुसार सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट या सबसे सही तरीके का वर्ड चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो चूज़ करना होता है उसका वो चूज़ करने का काम हमेशा हमारा दिमाग या जो ब्रेन या उसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका काम है कि हमारे सोचे और अप्रोप्रिएट सिचुएशन के अनुसार सही से सही वर्ड फाइंड आउट करे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। दूसरा है कि सोचने के बाद आप मोटर सिस्टम का काम होता है कि जो हमने सोचा है वो बाहर लोगों तक पहुंचाए, वो प्रोड्यूस करवाए। तो प्रोड्यूस करने के लिए मोटर सिस्टम का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मोटर सिस्टम क्या है वो भी हम आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे।
और दूसरी बात है कि स्पीच प्रोडक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब इन द सेंस कि ऑन स्पॉट अगर आपको कुछ चीज़ें पूछी जाती है तो आप ऑन स्पॉट भी बात भी कर सकते हो। ये एक ह्यूमन का सबसे अच्छी क्वालिटी है जो एक ह्यूमन को दूसरी किसी स्पीशीज़ या क्रीचर से अलग इसलिए करती है कि हम स्पीच प्रोडक्शन का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं। ऑन स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन डिमांड भी कर सकते हैं। Normally, speech is created with pulmonary pressure provided by the lungs that generates sound by phonation in the glottis, in the larynx, that then is modified by vocal tract into different vowels and consonants. अब यहाँ पे बोला गया है कि मैंने डिस्कस किया था कि स्पीच प्रोडक्शन में सबसे पहले हमें सोचने की ज़रूरत होती है कि इस सिचुएशन में कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, इस जो वर्ड्स हमने सोचे हैं वो हमें किसी न किसी द्वारा बाहर लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए मोटर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो अब इस मोटर सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल हैं उसी के बारे में इस स्लाइड में डिस्कस किया गया है। सबसे पहला है कि हमारा स्पीच प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम बोलते हैं तो हमें दिमाग में आता है लंग्स। अब ये लंग्स हमारे स्पीच प्रोड्यूस करने में कैसे हेल्प करती है, जैसे कि जब भी हमें बात करना होता है, बात करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, और हमारे पूरे बॉडी में हवा का इस्तेमाल या एयर सप्लाई जो होता है वो हमेशा लंग्स से मिलती है। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स का स्पीच प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये है कि अगर आपके लंग्स के अंदर एफिशिएंट एयर सप्लाई नहीं होती है तो आप लंबी बात या एक लगातार बात नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप कहीं दौड़ के आते हैं या कोई जॉगिंग करके आता है और सडनली जब आपको बात करनी होती है तो आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि उस समय क्या होता है, जॉगिंग या किसी फिजिकल एक्टिविटी में लंग से आपकी पूरी एयर सप्लाई इस्तेमाल हो चुकी है। तो फिर उसके बाद बात करने के लिए उतना अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिल पाता, जिसके कारण आप हाफने लग जाते हैं, आप बात नहीं कर पाते। तो इसी से आपको पता चल जाता है कि बात करने के लिए या लगातार या लंबी बात करने के लिए आपको एयर सप्लाई की ज़रूरत है, और वो एयर सप्लाई आपको लंग से मिलती है। तो लंग्स का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्पीच प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। लंग से जो एयर मिलता है वो जाके हमारे वोकल फोल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके टकराने से आवाज़ आती है। तो दैट मीन्स एक इंसान जब बात करता है तो वोकल फोल्ड्स को हम वाइब्रेटरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या साउंड ऑर्गन, जो भी आप अलग अलग नाम है उसके। तो ये जो एयर है हमारे वोकल फोल्ड में जाके टकराता है, और इस टकराने से वोकल फोल्ड्स में मूवमेंट्स आती है, और वोकल फोल्ड्स के मूवमेंट्स है एक दूसरे के साथ टकराना और अलग होना। तो वोकल फोल्ड्स जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है या आवाज़ जनरेट होती है, और ये आवाज़ हमारे गले से मुंह तक आती है, और गले से मुंह तक अलग अलग पाइप्स होते हैं जिससे कि जो आवाज़ है वो हमारे मुंह तक या जहाँ जहाँ तक जानी चाहिए जिससे कि आवाज़ बाहर आए वहाँ पहुँचती है। और जैसे मुंह में पहुँचती है, मुंह में हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि होठ, टंग, जीभ, दांत, तालू, ये जो साउंड्स हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ टकराने से और मिलने से और उनके एक दूसरे के साथ अलग अलग मूवमेंट से हमारी जो है साउंड्स निकलती है, और ये साउंड्स मिलकर वर्ड्स बनते हैं, और ये वर्ड्स अलग अलग वर्ड्स को मिला के सेंटेंसेस बनती हैं, और इसी तरह हमारी एक पूरी स्पीच बनती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो स्पीच प्रोडक्शन है कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज़्म है। आपको लगता होगा कि हम जैसे नॉर्मल्स को लगता है कि कितना आसान है, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल आसान है, बट एक्चुअली स्पीच प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा ओवरली कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है। कि अगर इसमें से जो भी मैंने स्ट्रक्चर्स बताए हैं, अगर इसमें से एक छोटी सी भी एक प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो आपका स्पीच प्रोडक्शन कहीं ना कहीं या पूरी तरह से डैमेज हो सकता है या ख़राब हो सकता है, मतलब एक इंसान पूरी तरह से स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा।
मैम, जैसे कि अभी आपने हमको बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ पफ ऑफ एयर फ्रॉम पल्मोनरी प्रेशर या फिर लंग्स के थ्रू पफ ऑफ एयर का आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम भागते हैं और जब हम जॉगिंग के बाद आते हैं, सो इट्स बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अस टू स्पीक। सो मैम, इसके अलावा कोई और कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से बोलना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट ज़्यादा पुट अप करना पड़ता है? स्पेशली अगर आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एनाटॉमिकली लंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटा होता है। तो दैट मीन्स अगर आपका लंग नॉर्मल साइज से अलग निकले या छोटा निकले, तो एक नॉर्मल लंग कैपेसिटी होती है जो हर एक इंसान की होती है। तो उस इंसान की जिसकी लंग की जो साइज़ है, लंग का जो साइज़ है, अगर छोटा निकले तो उतना अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई नहीं मिलेगा और ऐसे बच्चों को या ऐसे अडल्ट को बात बोलने में दिक्कत हो सकती है। और दूसरा है आस्थमा पेशेंट्स या ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स जिनको अगेन लंग इन्फेक्शंस होते हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, अगेन उनको अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई लंग से मिलना मुश्किल हो सकता है। तो ये मेजर कंडीशंस है जहाँ पे लंग से एयर सप्लाई प्रॉपर ना मिलने से स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हम जाएंगे द स्पीच प्रोडक्शन के अलग अलग लेवल्स। द प्रोडक्शन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इन्वॉल्व्स 3 मेजर लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग. The first is a process of conceptualization in which the intention to create speech links a desired concept to a particular spoken word to be expressed. Here the pre-verbal intended messages are formulated that specify the concepts to be verbally expressed. This is a competitive process in which an appropriate word is selected among a cohort of candidates. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि स्पीच प्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेज है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। जब हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी सिचुएशन में आते हैं, अगर हमें किसी भी सिचुएशन में बात करना पड़ता है किसी से भी, तो सबसे पहले हम दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट बनाना मतलब इस सिचुएशन में आ गए हैं, हमें कैसे बात करना है, कैसे शुरुआत करनी है, ये सारी चीज़ें हम पहले फॉर्मुलेट करते हैं या दिमाग में बनाना शुरू करते हैं। तो उसके बाद हम ये सोचते हैं कि अब कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसको इकट्ठा करके किस तरीके से सेंटेंस बनाया जाए ताकि वो पोलाइट भी निकले, दूसरों को बातें अच्छी तरह से समझ भी आए और इस तरह से समझ में आए कि आगे वाला जो है वो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट से। आप जब भी आप कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट बनाते हैं दिमाग में, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप इस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे ताकि आगे वाले को बात क्लियरली समझ में आए। कंफ्यूजिंग तरीके से आप फॉर्मुलेट नहीं करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंटिंग प्रोसेस होता है जो हर एक इंसान अपने दिमाग में करता रहता है, इसी से एक प्रॉपर स्पीच बनती है। दैट मीन्स अगर क्या हो जाता है, कभी कभी आप देख सकते हैं, कभी कभी हम बिना सोचे कोई चीज़ बोल देते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने क्या बोल दिया। तो एक्चुअली जो स्पीच प्रोडक्शन होता है हर एक इंसान जिसको करना चाहिए, पहले इस द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन प्रोसेस जहाँ पे एक इंसान एक्सपेरिमेंट करता है अलग अलग सिचुएशंस के साथ और सोचता है कि क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे सेंटेंसेस बनाया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The second stage is formulation, in which linguistic form required for that word's expression is created. This process involves such process as the generation of a syntactic frame and phonological encoding which specifies a phonetic form of the intended utterances. जैसे कि मैंने पहले वाले स्टेज में बताया कि पहले हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हैं कि कैसे बात करनी है, कौन कौन से कैसे किस तरीके से हमें अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे के सामने पुट फॉरवर्ड करना है। दूसरा है कि अब हमें एक जैसे कि अलग अलग साउंड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, अलग अलग वर्ड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन को या किसी चीज़ को बताने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स का या सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में बैठे हैं और एक बच्चा है और बच्चे को टीचर से पूछना है कि मुझे क्लास से बाहर जाना है, तो
दो तरीका है कि मुझे जाना है, या एक तरीका है कि मैम मुझे प्लीज़ जाना है। तो ये जो है, ये जो डिफरेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, टीचर है, जब बच्चे को टीचर से बात करनी होती है या परमिशन मांगना होता है तो एक पोलाइट तरीका होता है जिससे वो टीचर के सामने अपनी जो है मैसेज क्लियर तरीके से पुट फॉरवर्ड कर सकता है। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल मे आई कैन आई गो आउट ऑफ द क्लास, तो ये जो होता है कैन आई गो आउट ऑफ द क्लास, आई वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द क्लास, ये दो ऐसे सेंटेंसेस है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, बट यूज़ करने का तरीका ऐसा है कि एक जो है पोलाइट है और दूसरा पोलाइट नहीं है। तो ये जो तरीका है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और ये जो सेकंड जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया है वो है कि अप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल करना, किस तरीके से पुट फॉरवर्ड करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे पोलाइट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे स्पीच प्रोडक्शन के स्टेज में आता है। मैम, यहाँ पर अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, यू हैव यूज्ड अ वर्ड सिंटैक्टिक फ्रेम, सो व्हाट इज़ दैट? Exactly. Syntactic frame मतलब it's a rule on which you एक सेंटेंस जिस तरीके से बनता है उसके रूल को या उस फॉर्मुलेशन पैटर्न को हम सिंटैक्स बोलते हैं। दैट मीन्स एक सेंटेंस को किस तरीके से बोलना चाहिए। कैन आई गो आउट ऑफ द क्लास, ये एक्चुअली ग्रामेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेंटेंस है। आई गो आउट क्लास, ये एक सिंटैक्टिक फॉर्मुलेशन नहीं है, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, इसमें कोई प्रॉपर एक सेंटेंस नहीं है। तो ये दिस इज एक्चुअली द सिंटैक्टिक फॉर्मुलेशन, मतलब एक सेंटेंस को प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल में पुट फॉरवर्ड करना, उसको हम सिंटैक्टिकल फ्रेम बोलते हैं। The third stage is articulation, which involves the retrieval of the particular motor phonetics of a word and the motor coordination of appropriate phonation and articulation by the lungs, glottis, larynx, tongue, lips, jaws and other parts of the vocal apparatus. तो हमारा सबसे पहला स्टेज था कि कॉन्सेप्ट बनाओ, कैसे बोलना है। दूसरा है उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से मैं वर्ड्स और सेंटेंसेस में बदलूं, ये हमारा दूसरा स्टेज हो गया। अब तीसरा है कि मैंने कॉन्सेप्ट्स भी बना लिए, मैंने ये भी सोच लिया कि क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल करना है, सेंटेंस को कैसे पुट फॉरवर्ड करना है। अब तीसरी बात है कि ये मैं बाहर लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। इसके लिए आपको ज़रूरी है उन सारे मोटर स्ट्रक्चर्स की, जो मैंने बताया था। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हो गया, फिर आपका फोनेटरी स्ट्रक्चर हो गया। फोनेटरी स्ट्रक्चर में आ गया आपका वोकल फोल्ड्स, क्योंकि वोकल फोल्ड्स के टकराने से आपकी वॉइस जनरेट होती है। उसके बाद आपके अलग अलग आर्टिकुलेटर्स होते हैं मुंह में, जैसे कि मैंने बताया था लिप्स, टंग, टीथ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये अलग अलग आर्टिकुलेटर्स होते हैं जिनके मूवमेंट से अलग अलग साउंड्स बनती हैं। जैसे कि आप जानते हैं किसी के दो आर्टिकुलेटर्स के मिलने से कोई कुछ और साउंड्स बनते हैं, किसी और आर्टिकुलेटर्स के मिलने से कुछ और साउंड्स बनते हैं। तो ये सारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो एक कोऑर्डिनेट तरीके से चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक आर्टिकुलेटर एक डायरेक्शन में गया, दूसरा आर्टिकुलेटर दूसरे डायरेक्शन में गया, नहीं। इन सब के आर्टिकुलेटर्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनना, आर्टिकुलेटर्स का फोनेटरी स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वोकल फोल्ड के साथ कोऑर्डिनेशन बनना, और वोकल फोल्ड्स का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के साथ कोऑर्डिनेशन बनना, और इन तीनों का एक तीसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सब के कोऑर्डिनेशन से और प्रॉपर मूवमेंट से हमारा जो है एंटायर स्पीच प्रोडक्शन बनता है, जिससे कि आगे वाला जो है वो सुनता है बातों को और समझता है। तो ये तीनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, या तो जो आप बोल रहे हैं वो आगे वाला नहीं समझ पाएगा, या शायद आप कुछ बोलना चाहते थे कुछ और मगर आगे वाले ने कुछ और बात समझ ली। तो ये जो है प्रॉपर कॉन्सेप्ट बनाना, उसको वर्ड्स में डालना, फिर उसको सेंटेंसेस में डालना, फिर सही तरीके से आपके आर्टिकुलेटर्स, फोनेटरी और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से उसको प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो भी मैसेजेस आप पुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो क्लियर होगी।
अब मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जहाँ पे जिसके नॉर्मल होने से या जिसके कोऑर्डिनेट मूवमेंट से आपकी जो है स्पीच प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी जो है नेसल कैविटी, फिर उसके बाद आता है आपका पैलेट, ओरल कैविटी, टंग, लिप्स, जॉ, pharynx, epiglottis, larynx opening into pharynx and larynx. एपिग्लॉटिस का एक्चुअली स्पीच प्रोडक्शन में उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं है, क्योंकि एपिग्लॉटिस का मेजर काम यही है कि आप जब कोई भी खाना खाते हैं या ऐसी कोई खाना खाते हैं या कुछ पानी पीते हैं तो उसको लंग्स तक वो जो है वो चीज़ें लंग्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जब भी आप कुछ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो एपिग्लॉटिस जाके हमारे ट्रकिया जो हमारे लंग्स से जुड़ी हुई पाइप होती है उसको बिल्कुल बंद कर देती है, जिसके कारण हमारा जो लंग्स है ऐसे सारे खाना या पानी से बच जाता है और जिसके कारण हम आराम से खाते वक्त सांस भी ले सकते हैं और लंग्स में और कोई दिक्कत नहीं हो सकती। क्योंकि अगर लंग्स में खाना या पानी जैसी चीज़ कुछ भी पहुंच जाती है तो लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आगे जाके निमोनिया और ज़्यादा क्रॉनिक लंग रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। Here there is a joint coordination of articulators, that is lips, tongue, jaw, hard palate and soft palate and teeth. And if any one articulators go out of coordination can result in errors in speech production. तो एक्चुअली ये चीज़ मैंने डिस्कस कर ली है। मैं चाहती हूँ ये जो दूसरा पॉइंट है वो ज़्यादा हाईलाइट हो कि अगर एक भी आर्टिकुलेटर्स आउट ऑफ कोऑर्डिनेट पैटर्न में जाता है, दैट मीन्स अगर एक भी स्ट्रक्चर ख़राब है या कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में नहीं जाता तो आपका पूरा स्पीच प्रोडक्शन ख़राब हो सकता है। जैसे कि देखा जाए कि अगर आपका लिप्स प्रॉपरली काम नहीं करता है तो आप बहुत सारे साउंड्स जो हैं जो आप लिप्स से प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि प, ब, म ऐसे साउंड्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। और जैसे कि आप बहुत सारे जो मेजरली जब आप बात करते हैं तो आपका लिप्स का खुलना और बंद होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। दैट मीन्स अगर एक भी स्ट्रक्चर या एक भी आर्टिकुलेटर का काम ना करना मतलब स्पीच प्रोडक्शन का पूरी तरह से डैमेज हो जाना श्योर है। तो ये इसीलिए मैं आपको बार बार ये कहना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि स्पीच प्रोडक्शन इज़ अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिनोमेना या इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो दैट इज़ व्हाट द स्पीच दैट क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर्स का और इतने सारे पैरामीटर्स का और सिस्टम्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ये इन्वॉल्वमेंट भी इसी तरीके से है कि सारे सिस्टम्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में चलना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। Speech production, motor control in right-handers depends mostly upon areas in the left cerebral hemisphere. These areas include bilateral supplementary motor area, the left posterior inferior frontal gyrus, the left insula, the left primary motor cortex and temporal cortex. ये एक्चुअली एक स्टडीज़ और बहुत सारे रिपोर्ट्स में भी आया है कि जो भी इंसान राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड मतलब जो इंसान अपना जो राइट हैंड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसका हमेशा लेफ़्ट हेमिस्फीयर या आप कह सकते हैं आपका लेफ़्ट पार्ट ऑफ ब्रेन डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मतलब लेफ़्ट पार्ट ऑफ द जो आपका ब्रेन है वो आपके बात करने में और समझने में और भाषा सीखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और जो 90% ऑफ राइट हैंडेड लोग लेफ़्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होते हैं और 10% लोग का राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है। तो ये डोमिनेंट हेमिस्फीयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो है दो पार्ट, हमारा जो ब्रेन है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है राइट हेमिस्फीयर दूसरा लेफ़्ट हेमिस्फीयर। तो लेफ़्ट हेमिस्फीयर का है जो मेजरली काम है कि स्पीच को समझना, बोलना
और बहुत सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो सारी चीज़ें हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर पूरी तरह से हैंडल कर लेता है। और हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गाने को सुनना, गाने के ट्यून को समझना, और ये सारी जो राइम्स और ये जो ट्यून से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, म्यूज़िक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारा राइट हेमिस्फीयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए इसमें भी यही बताया गया है कि स्पीच प्रोडक्शन मेजरली जो राइट हैंडर्ड जो होते हैं, जो राइट हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है। और हमारा जो ब्रेन है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उस अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि मैंने बताया है, बाइलैटरल सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, इंफीरियर फ्रंटल गायरस, लेफ्ट इंसुला, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स। ये जो अलग अलग दिमाग ब्रेन में जो अलग अलग एरियाज हैं जिसको अलग अलग नाम दिया गया है, उन अलग अलग एरियाज का काम है कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हमारे सिर्फ हमारे मुंह को मूव करने में हेल्प करता है। कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें जो बोली गई हैं उसको समझने में हेल्प करता है। कुछ चीज़ें जैसे मैंने स्पीच प्रोडक्शन में बताया था, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कि कॉन्सेप्ट्स को कैसे बनाना है, क्या क्या आइडियाज़ को पुट फॉरवर्ड करना है। तो कुछ एरियाज़ जो हैं वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। कुछ एरियाज जो आपके मोटर सिस्टम को कोऑर्डिनेटली और प्रॉपर तरीके से मूव करने के लिए हेल्प करता है। तो दैट मीन्स जो हमारा अल्टीमेट कंट्रोलिंग एरिया है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो है हमारा ब्रेन। So friends, what we have seen the speech production mechanism कि जो speech produce होती है वो किस तरह से होती है। बेसिकली द स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट लिंक जो है वो लंग्स हैं। लंग्स से जब एयर प्रेशर डेवलप होता है देन दिस एयर प्रेशर गोज इनटू ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के अंदर वोकल फोल्ड्स होते हैं, वोकल फोल्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। आफ्टर दैट थ्रू लैरिंग्स ये जो साउंड है, ये जो पफ ऑफ एयर है, ये आर्टिकुलेटर्स के पास आता है। आर्टिकुलेटर्स हमारी बकल कैविटी या फिर हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। इसमें टंग, टीथ, लिप्स, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सभी आर्टिकुलेटर्स आ जाते हैं। देन ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज आर्टिकुलेटर्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड, स्पीच साउंड इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ स्पीच प्रोडक्शन तो वो क्या होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। फर्स्ट इज़ द लेवल ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजेशन। कॉन्सेप्चुलाइजेशन में बेसिकली प्लानिंग होती है व्हाट अ चाइल्ड और व्हाट अ पर्सन इज गोइंग टू स्पीक। देन सेकेंड वन इज़ द फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन बेसिकली सिंटैक्स जो फ्रेमवर्क है उसको फॉर्मुलेट करना, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन व्हाट वी हैव टू स्पीक, ये सब फॉर्मुलेट करना। एंड द लास्ट वन इज़ द आर्टिकुलेशन। जो आर्टिकुलेशन होता है बेसिकली इट अकर्स ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स, लिप्स, टंग और जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं उन सब के कोऑर्डिनेशन की वजह से जो स्पीच साउंड प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ द थर्ड लेवल ऑफ speech production mechanism. And of course it's a very complex system in our body. हमारी बॉडी का बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एंड अल्टीमेटली ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये हमारी जो स्पीच प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है। एंड द राइट इज़ जो राइट पार्ट है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है सिम्फनी को, ट्यून को एंड म्यूज़िक को। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट स्पीच परसेप्शन प्रोडक्शन के बारे में। एंड ब्रेक पे जाने से पहले फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से ब्रेन जो है वो हमारा जो भी स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म है उसमें हेल्प करता है। I would like to remind to my viewers that if you have any queries regarding this topic, you can call us on our toll-free number, that is 1800
112008। हमारा लैंडलाइन नंबर है 26511611। हमारा फैक्स नंबर है 26511609। आप हमें ईमेल कर सकते हैं rehabstd@ndc.vsnl.net.in पर। एंड फॉर मोर information you can log on to our website, that is www.rehabcouncil.nic.in। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि किस तरह से ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है स्पीच को। सो मैम, व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड एरिया विच कंट्रोल स्पीच ब्रेन की अगर हम बात करें तो? Now we will move on to the picture of a brain, जहाँ पे we will just see what are the different areas. You can see, आपने देखा होगा प्राइमरी सेंसरी एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, ब्रोकास एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, प्राइमरी विजुअल एरिया, सेकेंडरी विजुअल एरिया, पोस्टीरियर स्पीच एरिया जिसको वर्निकेस एरिया भी बोलते हैं, एंड सेकेंडरी मोटर एंड सेंसरी एरिया। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, जो स्पीच को समझने के लिए और बोलने के लिए इस्तेमाल होता है, वो है एंटीरियर स्पीच एरिया, जिसको हम ब्रोकास एरिया भी बोलते हैं, जो आपको ऑरेंज कलर में इस साइड में दिखेगा। एंड दूसरा है पोस्टीरियर स्पीच एरिया, वर्निकेस एरिया। जो वर्निकेस एरिया है, वर्निकेस एरिया का जो काम है वो है स्पीच को समझना। हम जो बोलते हैं या दूसरा इंसान जो बोलता है उसने क्या बोला है, क्या वो बोलना चाहता था, उस चीज़ को समझने के लिए हमें वर्निकेस एरिया का इस्तेमाल ज़रूरी है। और दूसरा है ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया मतलब जो बातें हमने फॉर्मुलेट की है, फॉर्मुलेशन या कॉन्सेप्चुलाइजेशन, और क्या क्या वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज हमने जो स्पीच प्रोडक्शन में डिस्कस किया था, उसके लिए ब्रोकास एरिया का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा है, और फिर आप देख सकते हैं प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया, सेकेंडरी मोटर एंड सेंसरी एरिया, इन सब का इस्तेमाल है कि आप थर्ड जो स्टेज था स्पीच प्रोडक्शन का, वो है आर्टिकुलेशन या मोटर सिस्टम, जिसका कोऑर्डिनेट तरीके से काम करना ज़रूरी है जिससे कि स्पीच प्रोड्यूस हो। उसके लिए आपका प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया, सेकेंडरी मोटर एंड सेंसरी एरिया का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है स्पीच प्रोडक्शन के लिए। There are also subcortical areas involved such as basal ganglia and cerebellum. The cerebellum aids the sequencing of speech syllables into fast, smooth and rhythmically organized words and long utterances. जो हमने अभी तक डिस्कस किया था वो था कॉर्टिकल एरिया या ब्रेन का क्या क्या रोल है। अब दूसरा है सब कॉर्टिकल एरिया। सब कॉर्टिकल एरिया होता है जो हमारा कॉर्टेक्स या ब्रेन से बिल्कुल ठीक नीचे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो होता है आपका बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम। ये बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम का काम ये है कि अगर कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन के अनुसार कभी हमें जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है और कभी कभी हमें बिल्कुल धीरे बोलना पड़ता है। ये जो हमारे स्पीच के ऊपर जो कंट्रोल होता है, रेट ऑफ स्पीच कहा जाता है, मतलब स्पीच के ऊपर कितनी तेज़ी से बोलना है और कितनी रफ्तार से बोलना है। ये जो रफ्तार होता है स्पीच का, ये हमारा बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम तय करता है कि कितनी रफ्तार से बोलना है। ब्रेन कमांड देता है कि अभी इस सिचुएशन में आपको तेज़ तेज़ बोलना है, तो ये जो कमांड है फिर बेसल गैंग्लियन सेरिबेलम के कंट्रोल में हम अपने रेट ऑफ स्पीच को कंट्रोल करते हैं। मैम, ये जो अगर हम बात करते हैं बेसल गैंग्लिया की एंड सेरिबेलम की, सो दीज ऑर्गन्स आर दीज पार्ट्स आर रिलेटेड विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो मैम, अभी आपने हमको बताया था एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आर्टिकुलेटर्स का कोऑर्डिनेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीच प्रोडक्शन। सो मैम, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम का जो वर्क है वो वही है कि कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना? बिल्कुल आपने सही बोला। बेसल गैंग्लिया एंड सेरिबेलम का मेजर रोल है कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को सही तरीके से। यस, ब्रेन फॉर्मुलेट करता है कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड
क्या क्या वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, वो आर्टिकुलेशन का जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है किस तरीके से काम करना है, यस डेफिनेटली बेसिन गैंग्लिया एंड सेरिबेलम ही डिसाइड करता है, बिकॉज इसके कोऑर्डिनेशन से ही एक आदमी जो है अपना जो स्पीच रेट है उसको या तो तेज़ी से करना या स्लो करना या रेट ऑफ स्पीच को डिटरमाइन करना इसी स्ट्रक्चर के कंट्रोल से ही हो सकता है। तो यस बेसल गैंग्लियन सेरिबेलम का कोऑर्डिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। Speech production can be affected by several disorders like stuttering, lisping, misarticulation, aphasia, apraxia, spoonerism. Stuttering, here person finds it difficult to speak fluently. Lisping, tip of the tongue protrudes the front teeth. Misarticulation, here the person misarticulates with speech sounds and creates soda errors. स्टटरिंग का मतलब ये है कि एक इंसान फ्लुएंटली या स्मूथली बात नहीं कर पाता। स्टटरिंग को हम हिंदी में हकलाना भी बोलते हैं। तो हकलाने से क्या होता है कि आपका जो स्पीच प्रोडक्शन है, स्पीच प्रोडक्शन इम्पेयर इसलिए हो जाता है। स्पीच प्रोडक्शन की इम्पेयर होने से आपकी स्टटरिंग, लिस्पिंग, मिसआर्टिकुलेशन जैसे प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। स्टटरिंग में क्या होता है कि मेजरली मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टडीज़ में और बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि जब वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते या लंग्स से सही तरीके से एयर सप्लाई नहीं ले पाते या आपका कोऑर्डिनेशन जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में टूट जाता है, तब जाके स्टटरिंग जैसी या हकलानी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो स्पीच है वो फ्लुएंट नहीं हो पाती या स्पीच प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा रुकावट या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। दूसरा है आपकी लिस्पिंग में क्या होता है कि आप जब भी आप बात करते हैं तो आपकी जो टिप ऑफ द टंग है बार बार बाहर आ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बहुत सारे साउंड्स आपकी गलत हो जाती है या आपकी जो स्पीच है वो अनइंटेलिजिबल हो जाती है। तीसरा है मिसआर्टिकुलेशन का मतलब ये है कि आप जो साउंड्स, फॉर एग्जांपल किसी वर्ड्स में जिस साउंड का इस्तेमाल करना चाहिए आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसके कारण वो वर्ड कुछ और निकल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बताना चाहते हैं प्लेट, वो हो जाता है ब्लेट। तो जैसे कि वो जो वर्ड है वो बिल्कुल दूसरे एक वर्ड में बदल जाएगा जब आप उसमें जो वर्ड्स साउंड्स का जो इस्तेमाल है वो आप गलत तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। तो मिसआर्टिकुलेशन में क्या हो जाता है, आपके जो आर्टिकुलेटर्स हैं, आर्टिकुलेटर्स या तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, उनका या तो कोऑर्डिनेशन टूट जाता है या तो आपका आर्टिकुलेटर्स का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसके कारण आपको मिसआर्टिकुलेशन जैसे स्पीच प्रोडक्शन में एरर्स दिखाई दे सकते हैं। Aphasia, it can happen due to brain damage and person is unable to speak. Apraxia, here person not able to speak on demand. Spoonerism, here person exchange with two words, that is a well boiled eye cycle, actual sentence था well oiled bicycle. अब इसमें है अफेसिया ऐसी कंडीशन होती है स्पेशली आपको जीरियाट्रिक पेशेंट मतलब वो पेशेंट जो 60 ईयर से ऊपर होते हैं, ओल्ड एज लोग, उनको स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक मतलब हाइपरटेंशन या बीपी, ब्लड प्रेशर जब उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उनके ब्रेन में डैमेज आ जाता है। ब्रेन में डैमेज आने के कारण क्या होता है, उनकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो स्टेज होता है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन स्टेज और उनका प्रोडक्शन स्टेज, ये दोनों इनका बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, जिससे कि एक्सट्रीम स्पीच प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा है अप्रैक्सिया इज़ मेजरली अ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है, अप्रैक्सिया पेशेंट्स में वो अपने आर्टिकुलेटर्स को जब
वो खुद करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से मूव कर पाते हैं, बट अगर कोई इंसान उनसे बोलता है कि अभी आपको उसी तरीके से बोलना है जो मुझे बोलना है, दैट मीन्स ऑन डिमांड, जब भी उस इंसान को ऑन डिमांड बोलने की बात आती है तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। अप्रैक्सिस मेजरली ऑन डिमांड में प्रॉब्लम आती है, और ये ऑन डिमांड प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आपके बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम जैसा स्ट्रक्चर जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते। फिर है स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म मतलब यहाँ पे वर्ड्स के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में या वर्ड्स में जो साउंड्स हैं वो बिल्कुल एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया है, वेल ऑयल्ड बाईसाइकिल। ये एक सेंटेंस है, प्रॉपर सेंटेंस है, वो बन जाता है वेल बॉइल्ड आई साइकिल। वेल ऑयल्ड आई साइकिल, तो ये है वर्ड्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं, साउंड्स एक्सचेंज हो जाते हैं, तो दैट इज व्हाट स्पूनरिज्म मीन्स। अब हम जाएंगे स्पीच साउंड्स के ऊपर। स्पीच साउंड्स जो है वो डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स। कॉन्सोनेंट्स को हम ओरल साउंड्स और नेसल साउंड्स में भी डिवाइड करते हैं, एंड वावल्स को हम बेसिकली ओरल साउंड्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट्स या हम उसको बोल सकते हैं व्यंजन। व्यंजन को हम ओरल साउंड्स और नेसल साउंड्स में डिवाइड करते हैं। ये ओरल साउंड्स क्या है और नेसल साउंड्स क्या है मैं वो आपको आगे वाले स्लाइड्स में डिस्क्राइब करूँगी। तो ओरल साउंड्स में आते हैं ये सारे व्यंजन आते हैं प, ब, ट, ड, क, ग, च, ज, य, र, ल, फ, व, स, श, ह। और नेसल साउंड्स में आते हैं म, न, अंग। वाल्स में आते हैं, वाल्स को बेसिकली ओरल साउंड्स कहा जाता है, जिसमें स्वर आते हैं, दैट इज आ, ई, उ, ए, ओ। ये जो मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहती हूँ, इस डायग्राम में आपको दिखाया जाएगा, यहाँ पे एरो मार्क्स हैं, इस एरो मार्क्स में आपको दिखाया जाएगा कि जब नेसल साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो आपकी जो लंग से जो हवा आती है वो कहाँ कहाँ से पास होकर निकलती है, और जब ओरल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपके लंग्स में से जो हवा आती है वो कहाँ कहाँ से निकलकर बाहर आती है। जैसे कि नेसल साउंड्स, जो आपका सबसे पहला पिक्चर है, आप नेसल साउंड्स में देख सकते हो कि आपको एरो मार्क्स मुंह से भी आते हुए दिखाई देगा और साथ साथ नाक से भी आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो दैट मीन्स नेसल साउंड्स। नेसल साउंड से ही आपको बात समझ में आ जाती है कि नेसल साउंड्स मतलब नेसल साउंड्स का मतलब है कि जो साउंड्स जो आपके नाक से निकलती है। तो इस साउंड्स में आपकी जो लंग से जो एयर सप्लाई आती है वो साथ साथ आपके मुंह से बाहर निकलती है, और उसी तरह ही ये जो साउंड्स है वो आपके नोज से भी निकल के बाहर आती है, जिसको हम नेसल साउंड्स कहते हैं। जैसे कि साउंड्स हैं म, न, अंग। ये सारे नेसल साउंड्स है, क्योंकि इन सारे साउंड्स में आपकी एयर को लैरिंग से निकलकर मुंह से भी निकलना है और साथ साथ आपकी नेसल कैविटी है, नोज से भी निकलना होता है। और ओरल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जहाँ पे आपकी जो एयर जो लंग से निकलती है वो सिर्फ आपके मुंह से बाहर निकलती है, आपके नोज का उसमें कोई भी रोल नहीं होता, और उसमें साउंड्स हैं प, ब, ट, ड, च, ज, जो भी मैंने साउंड्स डिस्क्राइब मैंने किया है। तो दैट मीन्स कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, वो दोनों कैटेगरी में आते हैं। वो आपके ओरल कैटेगरी में भी आते हैं और आपके नेसल कैटेगरी में भी आते हैं। आपके वाल्स या उसको जो हम स्वर कहते हैं, वाल्स सिर्फ ओरल साउंड्स होते हैं, किसी भी स्वर में आपके नाक का इस्तेमाल नहीं होता, और या हम कह सकते हैं आपके जो लंग से जो एयर सप्लाई आती है वो आपके नोज से नहीं निकलती। तो ये आपके कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन के बीच का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड्स जैसे ट और क के लिए कैसे आपके टंग का इस्तेमाल होता है, और आपके टंग को कहाँ कहाँ पे टच करने के बाद आपके ट और क जैसे साउंड्स निकलते हैं।
इस पिक्चर में आपको मैंने पहले भी वो स्ट्रक्चर्स दिखाया है। उस स्ट्रक्चर्स का एक और थोड़ा सा एक इलाबरेट वर्जन इसमें देख सकते हैं, जहाँ पे आपको नेसल कैविटी, पैलेट, ओरल कैविटी, वीलम, फेरिंग्स सब देख सकते हैं। साथ साथ आप टंग की जो है एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन दिखाई गई है कि टंग के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स साउंड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है टिप ऑफ द टंग, जो आपके टंग के सबसे आगे वाला स्ट्रक्चर है। बॉडी ऑफ द टंग, जो टंग के ऊपर वाला हिस्सा है। और रूट ऑफ द टंग, वो है टंग का पिछला हिस्सा। तो ये टंग के ऑल द 3 पार्ट्स जो है आपके टिप, टिप को हम ब्लेड भी बोलते हैं, टंग टिप या टंग ब्लेड, टंग टिप, और फिर बॉडी एंड रूट, इन तीनों का एक साथ का इन तीनों का अलग अलग तरीके से काम करना, और इससे अलग अलग साउंड्स भी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि टिप ऑफ द टंग से आपके साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ट, ड, ल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपके रूट ऑफ द टंग से प्रोड्यूस होता है क, ग, ये सारे साउंड्स। और आपके बॉडी ऑफ द टंग से प्रोड्यूस होता है य, और ऐसे च, ज, ऐसे सारे अलग अलग साउंड्स। स्पीच परसेप्शन, स्पीच परसेप्शन से हम डिस्कस करेंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज आर हर्ड, interpreted and understood. The study of speech perception is closely linked to the fields of phonetics and in linguistics and cognitive psychology and perception in psychology. स्पीच परसेप्शन जैसे हम डिस्कस करेंगे, स्पीच परसेप्शन में क्या होता है। स्पीच परसेप्शन में हमने ऑलरेडी स्लाइड के सबसे पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो आदमी बोलता है उस चीज़ को समझने के लिए हमें समझने को हम स्पीच परसेप्शन कहते हैं। तो इसमें आपकी 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। एक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, परसेप्शन इन साइकोलॉजी, फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, और इस वीडियोस में आपको दिखाया जाएगा कि वाल्स और कॉन्सोनेंट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें अलग अलग आर्टिकुलेटर्स का कैसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो प्लीज़ वीडियो दिखाया जाए। Pa, 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 pot, happy, top, ba, 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 ball, taboo, rub, ta, ta, t, t, telephone, attack, loot, da, 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 deer, radar, breed, ka, ka, k,
cow, परसेप्शन के बारे में हमने Peking. डिस्कस किया था कि स्पीच परसेप्शन wake, में हम चीज़ों को समझते हैं, डिस्कस करते हैं गा। और ga, स्पीच परसेप्शन उसके बेसिस में होता है गा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप जो एक इंसान ने बोला है उसके बाद जो दूसरा है, फॉर एग्जांपल स्पीच परसेप्शन, स्पीच प्रोडक्शन वो होता है फॉर एग्जांपल स्पीकर इज द वन हु प्रोड्यूसेस अ स्पीच और हु सेज अ स्पीच, और दूसरा है स्पीच परसेप्शन लिसनर करता है, द वन हु लिसन्स द स्पीच। तो लिसनर का काम है कि जो स्पीच प्रोडक्शन उसने सुना है या उसे जो परसीव हुआ है वो पूरी तरीके से समझा है, किस तरीके से समझा है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार कैसा था, और इन सारे के बेसिस में स्पीच परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि किस तरह से जो स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म है वो ब्रेन से कंट्रोल्ड होता है। अगर हम ब्रेन की बात करें सो ब्रेन में कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब कॉर्टिकल एंड कॉर्टिकल रीजन्स होते हैं जो स्पीच प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। अगर हम कॉर्टिकल रीजन्स को देखें सो वी हैव टू मेजर एरियाज इन ब्रेन, नेमली वर्निकेज एरिया एज वेल एज ब्रोकाज एरिया। ये हमारे स्पीच प्रोडक्शन एज वेल एज फॉर्मुलेशन को कंट्रोल करते हैं। Another areas are present in the subcortical region of the brain. इसमें आपका बेसल गैंग्लिया एंड सेरिबेलम आ जाता है। इसमें आपके आर्टिकुलेटर्स एज वेल एज उनका कोऑर्डिनेशन कैसे है, रेट ऑफ स्पीच कैसे मेंटेन करनी है, ये सब बेसल गैंग्लिया एंड सेरिबेलम कंट्रोल करता है। Then we move towards the speech disorders. Speech disorders जो speech production mechanism है, अगर उसमें किसी भी तरह का obstruction आता है तो वो speech disorder कहलाता है। अगर हम speech disorders को देखें, the first one is stuttering. अगर air supply proper नहीं आता या फिर वो inefficient होता है, so fluency जो है speech की वो affect हो जाती है। Another one is lisping. लिस्पिंग में जो टिप ऑफ द टंग है वो टीथ के आगे आती है, जिसकी वजह से जो कॉन्सोनेंट्स या वावल्स जो भी हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो उससे अफेक्ट हो जाते हैं। अनदर वन इज़ द मिस आर्टिकुलेशन। अगर हम मिस आर्टिकुलेशन की बात करें तो इसमें सब्सटीट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन या एडिशन ऑफ वर्ड्स हो सकता है। देन अफेजिया बेसिकली जो स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं, जो जेरियाट्रिक केसेस होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट, उनमें अगर स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ जाती है सो ड्यू टू ब्रेन डैमेज दे आर अनेबल टू स्पीक एनीथिंग, सो दैट्स कॉल्ड अफेजिया। उसके बाद हमने देखा कि एप्रैक्सिया क्या होता है। एप्रैक्सिया में जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उनका वो लैकिंग होता है, जिसकी वजह से इंटेंशनली जो अगर हम पेशेंट से बोलेंगे देन दैट ही और शी हैज़ टू स्पीक, सो ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट। फिर हमने देखा स्पूनरिज्म क्या होता है। स्पूनरिज्म में अगर एक सेंटेंस में दो वर्ड्स हैं तो उनके साउंड्स आपस में अ चाइल्ड कैन एक्सचेंज। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम स्पीच साउंड की बात करें सो वी कैन क्लासीफाई स्पीच साउंड्स इनटू टू मेजर कैटेगरीज, नेमली कॉन्सोनेंट्स एज वेल एज वावल्स। कॉन्सोनेंट्स में ओरल साउंड्स भी होते हैं और नेजल साउंड्स भी होते हैं, एंड जो वावल्स होते हैं उनमें बेसिकली ओरल साउंड्स होते हैं। देन हमने वीडियो देखी कि किस तरह से जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं और जो वावल्स हैं किस तरह से अलग अलग आर्टिकुलेटर्स सिम्फनी में आकर, कोऑर्डिनेशन में आके उनको प्रोड्यूस करते हैं। देन हमने बात करी स्पीच परसेप्शन के बारे में। स्पीच परसेप्शन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हियरिंग वंस ओन स्पीच, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना और उसको अच्छी तरह से समझना, ये सब स्पीच परसेप्शन का पार्ट है। फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. La 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 la. This is Neeraj. La la हवा
चल रही He plays many instruments. सुनो जो कहानी He कह loves रही Mohammad Rafi है। and cricket. ये कहानी सदियों पुरानी है, ये कहानी हमें He also uses crutches for mobility. धीरे धीरे चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू आ मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है, जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता
उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। Welcome back, friends. Today we are discussing about speech perception, production and evaluation. ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि अलग अलग स्पीच साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और हमने जाना स्पीच परसेप्शन के बारे में. सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन. मैम, अगर हम स्पीच परसेप्शन के बारे में बात करें तो इन डिटेल ये फिनोमेना कैसे होता है? स्पीच परसेप्शन के बारे में इन डिटेल हम आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे. Research in speech perception seeks to understand how human listeners recognize speech sounds and use this information to understand spoken language. The speech sound signal contains a number of acoustic cues that are used in speech perception. स्पीच परसेप्शन में जैसे कि हमने बताया है कि लिसनर कैसे स्पीकर की बातों को समझता है. दैट मीन्स एक लिसनर को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पीकर ने जो भी साउंड्स बोले हैं, साउंड से बने जो वर्ड्स बने हैं और वर्ड से बने जो सेंटेंसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से सुने, उसको दिमाग तक पहुंचाए और ये जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशंस है उसको छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस में ब्रेक करके चीज़ों को समझे. तो जब तक ये प्रोसेसिंग नहीं होती है एक लिसनर को बात समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है. तो दैट मीन्स एक स्पीच परसेप्शन के लिए सारी पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से सुनना, उसको दिमाग तक ले जाना और उस बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में ब्रेक करके समझना, इसी को हम स्पीच परसेप्शन कहते हैं. तो ये अगर ब्रेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या इतने कॉम्प्लेक्स को अगर प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं किया जाता है या लिसनर पूरी तरीके से एक स्पीकर की बातों को नहीं सुन पाता है या कुछ इंफॉर्मेशंस मिस आउट हो जाता है तो स्पीच परसेप्शन में डिफ़िकल्टी हो सकती है. सो मैम, अभी हमने बात करी अ पर्सन हैज़ टू हियर हिज और हर ओन स्पीच. सो मैम, अगर हम स्पीच परसेप्शन की बात करते हैं सो डज इट डिपेंड्स ऑन दी ऑडिटरी पाथवेज और ऑडिटरी परसेप्शन? जैसे कि आपने बोला है, एक होता है स्पीकर अपनी बातों को बोलता है एंड ही गेट्स अ फीडबैक. डेफिनेटली उस फीडबैक में ऑडिटरी पाथवे का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. एंड उसमें क्या होता है जिससे कि वो जो फीडबैक है इससे कि उस फीडबैक से स्पीकर अपनी बातों को करेक्ट कर सकता है, उसे वो अपने आप को रिफाइन कर सकता है या अपने आप को क्लियर कर सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ सेंटेंस इस सिचुएशन में बोलना चाहती थी, इसके बजाय मैंने कुछ और बोल दिया है, तो इस फीडबैक से, ऑडिटरी फीडबैक से मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ और मैं एक प्रॉपर सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकती हूँ. दैट इज़ डेफिनेटली वन फॉर्म ऑफ अ स्पीच परसेप्शन. दूसरा है कि एक लिसनर, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ है या कोई फीमेल बैठी हुई है, शी इज़ अ लिसनर, शी इज़ हियरिंग माई स्पीच. मैं उसको अपनी कुछ चीज़ें बयां करना चाहती हूँ. तो वो जो होता है एक लिसनर जो मेरी इन्फॉर्मेशन को समझता है, दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ स्पीच परसेप्शन. एक है ऑडिटरी फीडबैक से मैं अपने आप को, अपनी स्पीच को करेक्ट करती हूँ. दूसरा है लिसनर जो स्पीच परसीव करता है, जिससे कि लिसनर मेरी बातों को समझता है या मेरी फीलिंग्स को समझता है या मेरी जो इन्फॉर्मेशन जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ उसको समझता है या समझती है. दिस इज़ द स्पीच परसेप्शन जो जहाँ पे ऑडिटरी पाथवे, इसमें भी जो जब मैं अपने आप को ठीक करती हूँ तो उसमें भी ऑडिटरी पाथवे का भी रोल है और एक लिसनर जब बातों को समझता है तो उसमें भी ऑडिटरी पाथवे का इम्पॉर्टेंट रोल है. One of the most studied cues in speech is voice onset time or VOT. VOT is a primary cue signaling the difference between voiced and voiceless clauses such as b and p. Other cues that differentiate sounds are produced at different places of articulation or manners of articulation. Speech perception is categorized majorly in voicing, place of articulation, manner of articulation. Voicing, here sounds are perceived in terms of voiced and unvoiced.
In voiced sounds, there is vocal fold vibration. Example, b, d, v, g, j. In unvoiced sounds, there is no vocal fold vibration like p, t, s, f, k, ch. जैसे कि अब स्पीच परसेप्शन जो होता है, स्पीच परसेप्शन ऑफ साउंड्स को मेजरली हम 3 तरीके से हम उसको परसीव कर सकते हैं. एक है वॉइसिंग, दूसरा है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और तीसरा है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. सबसे पहला है वॉइसिंग. वॉइसिंग मीन्स कौन से साउंड्स प्रोड्यूस करने में वोकल फोल्ड वाइब्रेशन का इम्पॉर्टेंट रोल है और कौन कौन से साउंड्स में वोकल फोल्ड वाइब्रेशन का कोई भी रोल नहीं है. जैसे कि प साउंड में आपके वोकल फोल्ड वाइब्रेशन का बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है. बट ब साउंड जो होता है, बैट वाला ब, जहाँ पे आपके वोकल फोल्ड वाइब्रेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. तो जो हमारे साउंड्स, जो हम व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो साउंड्स है, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, उसको हम वॉइस्ड और अनवॉइस्ड साउंड्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. अनवॉइस्ड साउंड्स जो होते हैं जिसमें वोकल फोल्ड वाइब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और वॉइस साउंड्स वो होते हैं जहाँ पे आपके वोकल फोल्ड वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. दूसरा है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. इट डिटरमाइंस व्हाट आर द डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलेटर्स. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जब हम कहते हैं तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब है कि आपके जो अलग अलग आर्टिकुलेटर्स का प्लेसमेंट या अलग अलग आर्टिकुलेटर्स किस पोजीशन में रखा जाए जहाँ पे आपके अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होंगे. जैसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में है बाइलेबियल्स, लेबियोडेंटल, पैलेटल, एल्वियोला, ग्लॉटल, उवियोला. तो ये सारे जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बेसिस में आपके अलग अलग साउंड्स को कैटेगराइज किया गया है. जैसे कि सबसे पहला बाइलेबियल. बाइलेबियल नाम से ही ये माना जाता है कि बाइलेबियल में आपके दोनों लिप्स या दोनों होठ के एक दूसरे के साथ टकराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप खुद जानते हैं कि दो लिप्स के टकराने से आपके कौन कौन से साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं. वो है प, ब, म. तो ये 3 साउंड्स हैं जहाँ पे आपके दोनों लिप्स का एक दूसरे के साथ टकराना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दूसरा है आपका लेबियोडेंटल. लेबियोडेंटल वो साउंड्स होते हैं जहाँ पे आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ से जुड़कर बनते हैं. जैसे फ, व जैसे साउंड्स. तीसरा है आपका पैलेटल. पैलेटल वो साउंड्स होते हैं जब आपकी टंग, जो आपका जीभ है, वो आपके हार्ड पैलेट मतलब तालू पे जाके टच होके बनते हैं. जैसे कि ट, ड, ठ, ड, ये सारे जो साउंड्स हैं जहाँ पे आपके तालू पे टच होके बनते हैं उसको हम पैलेटल साउंड्स बोलते हैं. फिर है आपके एल्वियोलार. एल्वियोलार साउंड्स मतलब आपके जो टंग है वो आपके ठीक दांत के पीछे टच करने से बनते हैं. जैसे कि ल, र जैसे साउंड्स. फिर है आपके ग्लॉटल. ग्लॉटल वो साउंड्स होते हैं जो आपके बिल्कुल गले के ठीक नीचे से निकलती है. जैसे कि ह जो आवाज़ है वो आपकी ग्लोटल है. तीसरा है उवियोलार. उवियोलार वो साउंड है जो आपके बिल्कुल जो सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल ठीक नीचे आपको एक यू शेप सा एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम उवियोला बोलते हैं. बिल्कुल उवियोला के टच करने से साउंड्स निकलते हैं जो है आपके हिंदी में अंगा. अगला है आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. Manner of articulation, it determines how different sounds are produced or made. In that comes plosive, stop, fricative, affricate, lateral, trill, semi-vowel. Manner of articulation से ये आता है कि हर एक साउंड जो है वो किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, ऐसा क्या होता है जिससे कि आपकी ये अलग अलग साउंड्स इतनी अलग अलग तरीके से आपको सुनाई देता है. जैसे कि स्टॉप या प्लॉसिव. स्टॉप या प्लॉसिव ऐसे साउंड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एयर
या हवा को एक जगह पे कलेक्ट करना या रोक के रखना ज़रूरी है, और रोको और उसको बिल्कुल ठीक थोड़ी देर के बाद उतने जितनी अमाउंट ऑफ एयर आपने कलेक्ट करके रखी है उतनी एयर को बिल्कुल जल्दी से छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि प साउंड, जैसे प, ब, म, ये जो साउंड्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम अपने होठ को या अपने लिप्स को बंद कर देते हैं और मुंह के अंदर हवा को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और एक झटके में मुंह खोल के उस जितनी हवा हमने भर के रखी थी उस हवा को छोड़ते हैं। अगर आप एक बार ट्राई करके देखेंगे प, ब, म जैसे साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, आपको वो फीलिंग या आपको वो सेंसेशन खुद ब खुद आ सकती है। इसलिए हम उसको स्टॉप या प्लॉसिव कहते हैं। बिल्कुल एक बहुत एयर को कलेक्ट करो और बिल्कुल उसको छोड़ो, तो उसे हम स्टॉप या प्लॉसिव कहते हैं। दूसरा है फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव में क्या होता है कि आपके जो दो आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के साथ मिलते तो हैं, बट उन दोनों के बीच में एक छोटी सी स्पेस बचती है और उस स्पेस से हवा जो है वो धीरे धीरे बाहर निकल के आती है, जैसे फ, व जैसे साउंड्स। फिर आपके आते हैं एफ्रिकेट। एफ्रिकेट जो होता है, ऐसे साउंड्स होते हैं जिसमें स्टॉप और फ्रिकेटिव दोनों का मिक्सचर होता है, जैसे कि च, ज जैसे साउंड्स। फिर आता है आपका लैटरल। लैटरल ऐसे साउंड्स होते हैं जहाँ पे आपका जो आर्टिकुलेटर है एक दूसरे के साथ मिलता तो है, बट आर्टिकुलेटर के साइड में जगह बचती है जहाँ से हवा निकलती है, जैसे कि ल, र जैसे साउंड, जहाँ पे आपका जो टंग है वो बिल्कुल आपके दांत के पीछे मिलता तो है, मगर टंग के बीच में एक स्पेस आती है जहाँ पे साइड से आपकी हवा निकलती है। फिर है आपका ट्रिल। ट्रिल ऐसे साउंड्स होते हैं जहाँ पे आपके जो आर्टिकुलेटर्स जो है एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी और बहुत तेज़ रफ्तार से टकराते हैं, जैसे कि र। र ऐसा साउंड है जहाँ पे आपका जो टंग का जो टिप है वो आपके बिल्कुल ठीक दांत के पीछे टकराता है, बहुत तेज़ी से टकराता है और एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार टकराता है। फिर है सेमी वावल। सेमी वावल ऐसे साउंड्स होते हैं जो ना ही पूरी तरीके से हम उसको व्यंजन कह सकते हैं और ना ही हमें उसे पूरी तरीके से वावल कहा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं सेमी वावल, जैसे कि व और य जैसे साउंड्स। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से हम तीन जो हमारी स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म है और जो हमारा स्पीच परसेप्शन है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड अगर हम करें तो पहला पार्ट होता है हमारा वॉइसिंग, another one is the place of articulation and the last one is the manner of articulation. वॉइसिंग में वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड ये हमारी जो वोकल फोल्ड्स की वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोड्यूस करते टाइम वाइब्रेशन नहीं होती और कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोड्यूस करते वक्त वाइब्रेशन होती है। देन अगर हम आए प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पे, सो इसका मतलब है कि जो भी हमारे माउथ कैविटी, जो हमारी बकल कैविटी में जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं वो किस तरह से आपस में उनका प्लेसमेंट क्या है और वो किस तरह से आपस में टकरा रहे हैं। सो इफ इट कम्स टू आर्टिकुलेटर्स प्लेसमेंट, वी कैन डिवाइड ऑल द साउंड्स इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, नेमली bilabial sounds and labiodental sounds, alveolar sounds, glottal sounds, palatal sounds and uvular sounds. और अगर हम बात करते हैं manner of articulation, means किस तरह से वो जो स्पीच साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में वी हैव प्लोसिव्स, फ्रिकेट्स, एफ्रिकेट्स, लैटरल्स एंड ट्रिल्स। ये जितने भी वेज है इनमें जो पर्टिकुलर आर्टिकुलेटर्स होते हैं दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देन अ पफ ऑफ एयर इज़ रिलीज्ड। वो पफ ऑफ एयर अगर सेंटर में से होती है तो वो फ्रिकेट्स होते हैं, अगर वो लैटरली या फिर साइड्स में से हो रही है सो द साउंड्स आर नोन एज लैटरल्स। अगर रिपीटेडली दो आर्टिकुलेटर्स आपस में टकरा रहे हैं सो वो ट्रिल कहलाता है, और अगर सडन बर्स्ट ऑफ एयर बाहर आ रहा है आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टॉप तो वो प्लोसिव्स या स्टॉप्स कहलाते हैं। सो अभी हमने देखा कि कितने प्रकार के साउंड्स
किस तरह से प्लेस एंड मैनर के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. फ्रेंड्स, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.